अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल अहमद है और आप देख रहे हैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन विद इस्माइल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शन, जो कि माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है, जिसमें हम आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर कुछ डिजीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन और माइक्रोबियल इंटरेक्शन के अंदर हम आज उनके ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला है हमारे पास एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल बी एबल टू। इस यूनिट की कंप्लीट होने के बाद जो सीखने वाले हैं वो इस काबिल हो जाएंगे डिफाइन नॉर्मल फ्लोरा। तो ये डिफाइन कर सकेंगे कि नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिडेंट एंड ट्रांसिएंट नॉर्मल फ्लोरा, रेजिडेंट और ट्रांसिएंट नॉर्मल फ्लोरा के दरमियान फर्क कर सकेंगे, लिस्ट एट लीस्ट 3 बेनिफिशियल रोल ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, कम से कम 3 जो उसके फायदेमंद नॉर्मल फ्लोरा जो हमें फायदा देता है तो वो हम लिखेंगे। डिफाइन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है वो हम लिखेंगे। लिस्ट एटलीस्ट 3 मेजर टू कंट्रोल नोजोकोमियल इन्फेक्शन, 3 ऐसे तरीके लिखेंगे जिससे हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्क्राइब सम पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड डिजीज। इसके अलावा हम कुछ पैथोजेनिक माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें पर्टोसिस है, मम्स है, मीजल्स है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा, एस्केरेसिस है, चिनियासिस है। इसके अलावा डर्माटोमाइकोसिस है। ठीक है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बढ़ते हैं नॉर्मल फ्लोरा की तरफ। व्हाट इज नॉर्मल फ्लोरा? नॉर्मल फ्लोरा क्या है? Normal flora is the mixture of microorganisms, bacteria and fungi that are regularly found at any anatomical site of human body like skin, eyes, nose, mouth, ears, urogenital tract and alimentary tract. नॉर्मल फ्लोरा मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिक्सचर है जिसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स वगैरह शामिल हैं। ठीक है, और ये हमारे जिस्म की एनाटॉमिकल साइट्स पर पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें कुछ मखसूस जगहों के जिक्र किया गया है, जैसे कि स्किन हमारी जिल्द है, आईज आंखें हैं, नोज नाक है, माउथ मुंह है, ईयर्स कान है, यूरोजेनिटल ट्रैक है। इसके अलावा एलिमेंट्री ट्रैक भी है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ नॉर्मल फ्लोरा आर बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि नॉर्मल फ्लोरा की अगर हम बात करें तो ज्यादा तादाद नॉर्मल फ्लोरा में बैक्टीरिया की होती है। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा इज प्रेजेंट इनसाइड द वाइटल ऑर्गन ऑफ द। अच्छा, यहाँ इस पॉइंट में ये बताया गया है कि नॉर्मल फ्लोरा हमारी एनाटॉमिकल साइट पर तो मौजूद होता है, बट नॉर्मल फ्लोरा हमारे वाइटल ऑर्गन्स के आसपास मौजूद नहीं होता है। और उसकी रीजन नीचे दी गई है, बिकॉज वाइटल ऑर्गन इज स्टेराइल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि स्टेराइल के अंदर ना तो कोई एंटीजन होता है और ना ही कोई नॉर्मल फ्लोरा होता है, ये बिल्कुल पाक साफ होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हमें बताया गया है कि ब्रेन, किडनी, हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये ऐसी जगह हैं जहां पर नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता है। देयर इज नो अक्यूरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इनसाइड द वाइटल ऑर्गन, यानी कि नॉर्मल फ्लोरा के वाइटल ऑर्गन के आसपास होने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बिलफर्ज वो अगर चले भी जाएं तो उनको वहां से एलिमिनेट कर दिया जाता है। कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा डिपेंड्स अपॉन मेनी वेरियस फैक्टर्स। अगर हम कंपोजिशन यानी बनावट को देखें तो नॉर्मल फ्लोरा की बनावट डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है मुख्तलिफ फैक्टर्स पर, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जेनेटिक्स। ठीक है, डिपेंड करती है कि जीन किस तरह है। इसके अलावा एज, उम्र कितनी है, छोटा है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा सेक्स यानी मेल है या फीमेल है। इसके अलावा स्ट्रेस, जिसे हम उर्दू में तनाव कहते हैं, तनाव, अगर किसी को कोई परेशानी है, पुरसुकून माहौल में नहीं है तो उस पे भी ये डिपेंड करता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन, हमारी ग़िज़ाइयत। ठीक है, कि हमारे माहौल में कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं उस पे भी ये डिपेंड करता है, और हमारी डाइट यानी हमारा खाना पीना, ठीक है, उस पे भी ये डिपेंडेंट होता है। अब हम आते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता क्या है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जो हमारा और नॉर्मल फ्लोरा के दरमियान होता है, और ये उस रिलेशनशिप को कहते हैं जिसमें हम पॉजिटिव भी इंटरेक्शन भी देखते हैं और नेगेटिव रिलेशनशिप भी देखते हैं। यानी एक चीज को हम मस्बत तरीके से भी देखते हैं और मनफी तरीके से भी
देखते हैं कि इसका हमारे लिए क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो इसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास है म्यूचुअलिस्टिक। म्यूचुअलिस्टिक के डेफिनेशन में अगर हम देखें, बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट म्यूचुअली बेनिफिशियल। म्यूचुअलिस्टिक, म्यूचुअल का मतलब होता है बाहिमी, ठीक है। बाहिमी मतलब दो हम, यानी कि इसमें दोनों जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो दोनों के दोनों फायदा हासिल करेंगे। इसकी एग्जांपल में हमें बताया गया कि ई कोलाई सिंथेसाइज विटामिन के एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन इन रिटर्न वी प्रोवाइड अ वार्म मॉइस्ट न्यूट्रिएंट्स रिच एनवायरनमेंट फॉर ई कोलाई। ई कोलाई हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन में प्रेजेंट होता है और इसका फुल फॉर्म है इशरिशिया कोलाई। तो ये क्या करता है, ये विटामिन के और बी के बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। जब ये विटामिन के और बी हमारे लिए बना देता है तो विटामिन के और बी हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो रिटर्न में हम इशरिशिया कोलाई को एक गर्म और एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करते हैं एनवायरनमेंट से जो कि मॉइस्ट होते हैं, ठीक है, जिससे ई कोलाई को भी फायदा हासिल होता है। तो ई कोलाई हमें विटामिन के और बी बना के देता है, जबकि हम बदले में उसको गर्म माहौल देते हैं। इसके अलावा हम उसको न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। सेकंड में अगर हम देखें तो सेकंड हमारे पास डेफिनेशन है कमेंसलिस्टिक, ठीक है। कमेंसलिस्टिक क्या है, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट द अदर इज नाइदर हेल्प नॉर हार्म, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो फायदा हासिल करेगा, लेकिन जो दूसरा होगा ना तो वो फायदा हासिल कर सकेगा और ना ही नुकसान में होगा, ठीक है। यानी एक को फायदा होगा जबकि दूसरा ना फायदे में होगा ना नुकसान में होगा, ठीक है। इसकी अगर एग्जांपल हम देखें तो इसकी एग्जांपल हमारे पास बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे स्किन के ऊपर मौजूद नॉर्मल फ्लोरा, जो कि हमारे स्किन के अंदर से जितने भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं या पसीना निकलता है, कुछ भी निकलता है, तो वो उसको अपने एज ए न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमें कोई फायदा भी नहीं देते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक की बात करें हम तो अपॉर्चुनिस्टिक अंडर नॉर्मल कंडीशन माइक्रोब्स डज नॉट कॉज डिजीज। यानी अगर हम नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल एनवायरनमेंट की बात करें तो माइक्रोब कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है, ना पहुंचाता है और ना ही पहुंचा सकता है। बट लेकिन इफ कंडीशन बिकम कंडीसिव, ठीक है, अगर हम कंडीशन की बात करें तो अगर कंडीशन उनके माहौल के मुताबिक ना हो या कंडीशन खतरनाक हो या कंडीशन ऐसी हो कि जिसमें वो सरवाइव ना कर सकते हो तो इट कैन कॉज डिजीज, तो फिर वो डिजीज कॉज करते हैं, वो डिजीज की वजह बनते हैं। अगर हम देखें ई कोलाई नॉर्मली इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, हमने बात की थी कि ई कोलाई हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक हिस्सा है। तो ई कोलाई नॉर्मली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है वेयर इट कॉज नो प्रॉब्लम, जहां पर ये कोई नुकसान कोई मसला हमारे लिए खड़ा नहीं करता है। बट इफ इट गेट्स इनटू द यूरिनरी ट्रैक्ट, लेकिन अगर बिलफर्ज ये चला जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर तो क्या होता है, इट बिकम पैथोजेनिक, ठीक है। इसमें क्या फिर आ जाता है कि ये बन जाता है पैथोजेनिक, ठीक है, ये फिर बीमारी कॉज करने के अहल हो जाता है। ये फिर हमारे जिस्म के अंदर एज अ एंटीजन काम करता है। टाइप्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, रेजिडेंट फ्लोरा और ट्रांसिएंट फ्लोरा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं रेजिडेंट फ्लोरा को। रेजिडेंट फ्लोरा क्या है, कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली फिक्स्ड टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेगुलरली फाउंड इन अ गिवन एरिया एट अ गिवन एज। मैंने आपको बताया था, हमने पीछे पढ़ा था कि नॉर्मल फ्लोरा डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर जिसके अंदर एज भी था, ठीक है। तो रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा जो है वो ऐसा नॉर्मल फ्लोरा है जो अगर एक जगह पर चला गया तो वहीं पर फिक्स हो जाता है और ये एज के मुताबिक उस जगह पर मौजूद होता है। अगर बच्चा है तो कम होगा, अगर बड़ा है तो ज्यादा तादाद में होगा, और अगर एज बहुत हाई है तो उसके लिहाज से ये अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। तो इफ डिस्टर्ब इट प्रोमोटली रीस्टेब्लिश इटसेल्फ, अगर ये डिस्टर्ब हो गया, डैमेज हो गया, किसी वजह से इसको नुकसान पहुंच गया तो इनके पास री एस्टेब्लिशिंग पावर मौजूद होती है, ये खुद को दोबारा ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो रेजिडेंट जो फ्लोरा है वो नॉर्मल फ्लोरा होता है जो कि फिक्स होता है एक ही जगह पर और ये परमानेंट होता है, ठीक है। ये अगर एक बार आ गया जिस जगह पे इसे होना चाहिए तो ये वहां पर परमानेंट ही रहता है। अब हम आते हैं ट्रांसिएंट फ्लोरा की तरफ। ट्रांसिएंट फ्लोरा क्या है, कंसिस्ट ऑफ नॉन पैथोजेनिक और पोटेंशियली
पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, कंसिस्ट ऑफ नॉन पैथोजेनिक, यानी ट्रांसिएंट नॉर्मल फ्लोरा वो नॉर्मल फ्लोरा है जो कि नॉन पैथोजेनिक यानी नुकसानदेह नहीं होते और कभी कभी नुकसानदेह होते हैं। अब ये इस बात का मतलब क्या है, दैट इनहिबिट द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर आवर्स एंड डेज। देखें, अब हमारे अंदर कुछ ऐसे मैंने आपको कहा रेजिडेंट फ्लोरा जो है वो हमारे अंदर मौजूद होता है, उम्र के लिहाज से फिक्स होता है हमारे पास, जो कि फायदेमंद भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर रेजिडेंट फ्लोरा की जगह चेंज कर दी जाए, ठीक है, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए तो वो हमारे लिए पैथोजेनिक बन जाते हैं, ठीक है, एज अ एंटीजन काम करते हैं फिर, ठीक है। और ट्रांजिएंट फ्लोरा पैथोजेनिक भी हो सकता है, यानी बाहर से कोई आया तो वो भी हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को बनने में, यानी उसकी बनावट में। इसके अलावा उसको डैमेज भी करते हैं कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद ये अपनी जगह चेंज कर देते हैं, ठीक है। इट इज डिराइव फ्रॉम द एनवायरमेंट, ये कहां से अखज होते हैं, कहां से आते हैं, ये एनवायरमेंट हमारे माहौल से आते हैं। डज नॉट प्रोड्यूस डिजीज, ठीक है, ये कोई भी बीमारी कॉज नहीं कर सकते। एंड डज नॉट एस्टेब्लिश इटसेल्फ परमानेंटली ऑन द सरफेस, और ये खुद को एक ही जगह पर मुसलसल कायम नहीं रख सकते हैं, ठीक है, ये अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। मेंबर्स ऑफ द ट्रांजिएंट फ्लोरा आर जनरली ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रेजिडेंट फ्लोरा रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि मेंबर जो होते हैं ट्रांजिएंट फ्लोरा के, जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली कुछ अरसे के लिए एक जगह पर मौजूद होते हैं, ठीक है। किसी जगह में भी जाते हैं तो कुछ अरसे के लिए मौजूद होंगे वहां पर, उसके बाद वहां से हिजरत कर जाएंगे। जबकि अगर हम नॉर्मल रेजिडेंट फ्लोरा की बात करें तो ये एक जगह पर आके अगर रुक गए तो ये वहीं पर ही रहते हैं, ठीक है। रेजिडेंट एंड ट्रांजिएंट फ्लोरा, इफ द रेजिडेंट फ्लोरा इज डिस्टर्ब, अगर हम फायदेमंद जो हमारे पास रेजिडेंट फ्लोरा है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए किसी भी वजह से, अगर वो डैमेज हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या होता है, ट्रांजिएंट माइक्रोब्स में कॉलोनाइज, ठीक है। ट्रांजिएंट जो नुकसानदार नॉर्मल फ्लोरा है वो अपनी कॉलोनीज में तादाद में इजाफा करना शुरू कर देता है, प्रोलिफरेट, और अपनी तादाद में इजाफा करता है, अपनी आबादी में इजाफा करता है, खुद को मल्टीप्लीकेशन में डाल देता है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई होते रहते हैं, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह, ठीक है। एंड प्रोड्यूस डिजीज, और उसके बाद क्या करता है ये फिर नुकसानदार होने के बाद ये फिर हमारे को कोई ना कोई बीमारी की वजह बनते हैं। अब हम नॉर्मल फ्लोरा को देखेंगे कि हमारे स्किन की कौन, यानी हमारे जो पूरी बॉडी में कहां कहां पर पाए जाते हैं, ठीक है, और कौन कौन से क्या क्या नाम है उनके, तो ये हम देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन। स्किन की बात करें तो हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स आर एक्जिला, ग्रोइन एंड एरियाज बिटवीन द टोज, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट जो हमारे पास है वो एक्जिला, जिस बगल, ग्रोइन एरियाज यानी जो हमारे रिप्रोडक्टिव एरियाज होते हैं, एंड एरियाज बिटवीन द टोज, और हमारे जो पाँव के उंगलियां होती हैं, अंगूठा हो गया और बाकी उंगलियां होती हैं, उनके दरमियान में ये पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, यानी हम अगर नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन की बात करें तो हमारे पास इसमें जो इंपॉर्टेंस हैं उनमें है स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस, ठीक है। एपिडर्मिडिस जो है स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस, ये होता है स्टेफिलोकोकस एओरियस, ठीक है। ये तो ऐसे मेन हैं जो कि हमारे स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माइक्रोकोकस स्पीशी, कॉर्निबैक्टीरिया स्पीशी, माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेटस, ठीक है, ये 3 भी पाए जाते हैं। लेकिन ऊपर के जो 2 हैं स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस और स्टेफिलोकोकस एओरियस, तो ये 2 मेन हमारे पास होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ कंजेक्टिवा, ठीक है। कंजेक्टिवा कैसे कहते हैं, ये हमारे आंखों के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम कंजेक्टिवा का अगर वर्ड कहीं पर आए तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आइस यानी आंखों की बात हो रही है, ठीक है। A variety of bacteria may be cultivated from normal conjunctiva, but the number of organism is usually small, ठीक है। अब हमारी आंख का साइज चूंकि छोटा होता है तो इसलिए वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि नॉर्मल फ्लोरा की तादाद भी बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा आंखों के अंदर पाए जाते हैं उसके अंदर स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस, नॉन पैथोजेनिक कॉर्निबैक्टीरिया, हीमोफिलस स्पीशी और नाइजीरिया आर डोमिनेंट, ठीक है। नाइजीरिया सबसे ज्यादा पाया जाता है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी यानी कि मुंह की बात हम कर रहे हैं, बक्कल कैविटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर कौन कौन से नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं। एट बर्थ द ओरल कैविटी इज स्टेराइल, अगर हम बच्चे की बात करें जो पैदा होता है
यानी कि 1 आवर 2 आवर 10 मिनट, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का या 1 दिन का जो बच्चा होता है, वो उसका जो माउथ होता है वो स्टेराइल होता है। स्टेराइल से मुराद ये है कि वहां पर किसी किस्म के ना तो कोई एंटीजन होंगे ना कोई नॉर्मल फ्लोरा होंगे, बट रैपिडली बिकम्स कोलोनाइज फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है। और एनवायरमेंट से लिंक होने के बाद वो तेजी से अपनी यानी कि जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो माउथ के अंदर आना शुरू होते हैं और अपनी कॉलोनी में इजाफे की तादाद यानी इजाफा करना शुरू कर देते हैं, पार्टिकुलरली फ्रॉम द मदर इन द फर्स्ट फीडिंग एंड देन इन द अदर कॉन्टेक्ट विद मदर, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि और इन्वायरमेंट के अलावा कहां से आते हैं, तो माँ जब बच्चे को दूध देती है, फीड करती है, तो उसके जरिए भी जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो माँ के दूध के जरिए बच्चे के माउथ में आ जाते हैं। देन इन अदर कॉन्टेक्ट विद मदर, और बच्चे का माँ के साथ कोई और कॉन्टेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अक्सर माएँ कोई भी चीज माउथ में चबाकर बच्चे को देती हैं ताकि नरम हो, या कोई चीज पहले खुद चखती हैं फिर बच्चे को देती हैं, तो इस तरह भी नॉर्मल फ्लोरा मदर टू चिल्ड्रन में चला जाता है, ठीक है, मदर टू बेबी में इजीली मूव कर जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, नॉर्मल फ्लोरा कौन सा होता है, तो इसमें मेन जो टाइप है जो आपको याद रखनी है वो है स्ट्रेप्टोकोकस सैलिवेरियस, ठीक है। सैलिवेरियस जो है ये डोमिनेंट होता है, यानी ज्यादा तादाद में होता है, बड़ा होता है। 98% ऑफ द टोटल ओरल फ्लोरा अंटिल अपीयरेंस ऑफ द टीथ। अगर हम ओरल फ्लोरा की बात करें, नॉर्मल फ्लोरा जो हमारे माउथ के अंदर होते हैं, ये तब तक हमारे माउथ के अंदर नहीं आते जब तक टीथ नहीं निकल जाते, ठीक है। जैसे ही टीथ आ जाते हैं तो इनकी तादाद इनमें इजाफा शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा 2% ही मौजूद होते हैं जब तक बच्चे के दांत नहीं आते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा मुख्तलिफ स्पीशी भी पाई जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं माउथ के अंदर, जिनमें स्ट्रेप्टोकोकाई है, लैक्टोबैसिलाई है, स्टेफिलोकोकाई है। इसके अलावा कॉर्नी बैक्टीरिया एंड एनारोब आर कॉमन इन ओरल कैविटी, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी। अगर हम अपनी जीआईटी की बात करें तो वहां पर भी नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं। एट बर्थ द एंटायर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज स्टेराइल। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो चूंकि उसका माउथ स्टेराइल था, तो इसलिए उसका जितना भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है जो माउथ से एनल किनार पे एंड होता है वो भी स्टेराइल ही होगा। बट बैक्टीरिया एंटर विद द फर्स्ट फीड। मैंने आपको बताया था कि एनवायरमेंट से लिंक होने के बाद माउथ में आते हैं, इसके अलावा फर्स्ट फीड की वजह से माउथ में आते हैं। तो इजीली है कि फर्स्ट फीड जब होगी तो जो फीड होगा, दूध होगा, वो माउथ से होता हुआ जाएगा एसोफेगस, एसोफेगस से होता हुआ जाएगा स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इस तरह हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहां पर भी नॉर्मल फ्लोरा आना शुरू हो जाते हैं। द इनिशियल कॉलोनाइजिंग बैक्टीरिया वेरी विद द फूड सोर्स ऑफ द इन्फेंट। इसमें वही बताया गया कि इनिशियली जब वो बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी में तभी इजाफा करता है जब बच्चा फूड हासिल करता है, फूड इनटेक करता है, ठीक है। इन ब्रेस्ट फीड यानी माँ के दूध में बिफिडोबैक्टीरिया अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ द टोटल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। यानी माँ जब बच्चे को दूध देती है तो उस दूध के अंदर बिफिडोबैक्टीरिया एक नॉर्मल फ्लोरा है जो कि 90% पाया जाता है, हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है ये, और 90% पाया जाता है, और इसकी वजह से हमारी जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर इजीली ये नॉर्मल फ्लोरा मूव कर जाता है और हमें फायदा हासिल करना शुरू कर देता है। इसके अलावा अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक के अंदर लैक्टोबैसिलाई, स्टेप्टोकोकाई, कैंडिडा एल्बिकेन, हेलिकोबैक्टर ये पाए जाते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टेप्टोकोकाई, इंटेरोबैक्टर और लैक्टोबैसिलाई प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो कोलोन के अंदर इकोलाई, जैसे मैंने आपको बताया था, इकोलाई जो है इस्टीरिशिया कोलाई, ये कोलोन के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हमारे साथ कायम करता है। इसके अलावा लैक्टोबैसिलाई होता है हमारे पास, क्लोस्ट्रीडिया होता है, बैक्टीरियोड्स एंड मेनी नॉन पैथोजेनिक प्रोटोजोआ आर कॉमन जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब द नोस्ट्रिल आर ऑलवेज हैवीली कोलोनाइज्ड विद द स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस एंड कोर्निबैक्टीरिया विद स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अगर हम अपनी नोस्ट्रिल्स की बात करें जिसको हम उर्दू में नथने कहते हैं, वहां पर काफी ज्यादा तादाद में, काफी ज्यादा कॉलोनियों की तादाद में, यानी काफी ज्यादा यूं समझे कि एक कॉलोनी में हजार की तादाद करें तो वहां पर कॉलोनीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो वहां पर बहुत ज्यादा कॉलोनीज की तादाद में स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस और स्टेफिलोकोकस ऑरियस पाए जाते हैं, और किसके साथ पाए जाते हैं, कोर्नी बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। ये तीनों क्या हैं, ये हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा हैं।
द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अगर हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें जिसके अंदर नेसोफेरिंग्स आ जाता है, तो प्रीडोमिनेटली हैव स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी कम तादाद में स्टेफिलोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, डिप्टेरॉइड एंड नाइजेरिया स्पीशी, ये जो होते हैं 1 2 3 4 ये 4 जो होते हैं ये पाए जाते हैं कहां पर, नेसोफेरिंग्स के अंदर। इसके अगर हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, पल्मोनरी टिश्यू, ठीक है, यानी हमारा लंग। तो जैसे कि हमने बात की थी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टेराइल होता है, ठीक है, और मोस्टली स्टेराइल बिकॉज ऑफ द इफिशिएंट क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सिलिएटेड एपिथेलियम विच कवर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये स्टेराइल होते हैं और स्टेराइल की वजह यह है कि इनके अंदर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है और एपिथेलियम के ऊपर सीलिया मौजूद होता है, और सीलिया कभी भी किसी भी नॉर्मल फ्लोरा हो या एंटीजन हो या कोई पैथोजन हो उनको अंदर इंटर नहीं होने देता है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द यूरोजेनाइटल ट्रैक, अगर हम यूरोजेनाइटल ट्रैक की बात करें तो इसमें हमारे पास अपर पार्ट आ जाता है और लोअर पार्ट आ जाता है। अपर अगर यूरिनरी ट्रैक की बात करें तो उसमें किडनी आता है, यूट्रस और ब्लैडर आता है। तो ये तीनों चीजें हैं यूजुअली स्टेराइल, ठीक है। तो इन चीजों का तो हमारे पास खास इतना काम नहीं है, क्यों, क्योंकि किडनी हो गया, यूट्रस हो गया, यूरिट्रस हो गया और ब्लैडर, ठीक है, ये जो होते हैं ये बिल्कुल स्टेराइल होते हैं, यहाँ पर किसी किस्म का कोई नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम आते हैं लोअर पार्ट की तरफ। तो लोअर पार्ट की बात अगर हम करें तो यूरिथ्रा हमारे पास फीमेल्स और वेजाइना जो हमारे पास मेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। यूरिथ्रा की अगर हम बात करें तो मे बी कोलोनाइज्ड विद अ स्मॉल डेंसिटी ऑफ नॉन पैथोजेनिक, ठीक है। अगर हम यूरिथ्रा की बात करें तो मे बी कोलोनाइज यानी कि शायद हो सकता है मे बी कोलोनाइज यानी नॉर्मल फ्लोरा की कॉलोनी बहुत कम तादाद में प्रेजेंट होती है जो कि नॉन पैथोजेनिक होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशी होती है, अल्फा हेमोलाइटिक होते हैं, इंट्रोकोक्साई होते हैं और कॉर्नी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अगर हम वेजाइना की बात करें तो नॉर्मली कोलोनाइज बाय कॉर्नी बैक्टीरिया, इसके अंदर कॉर्नी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास नॉन पैथोजेनिक होते हैं, कौन से होते हैं नॉन पैथोजेनिक, स्ट्रेप्टोकोक्साई होते हैं, नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोक्साई होते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ ईस्ट, ये याद रखना है कि हमारे जिस्म के अंदर एक स्पीशी ईस्ट की पाई जाती है जिसका नाम कैंडिडा एल्बिकेन है, ठीक है। एंड लैक्टोबैसिलाई एंड आल्सो ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ठीक है, ये भी हमारे वेजाइना में पाए जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा, हम देखते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट है उसका क्या फायदा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिंथेसिस एंड एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन बी ग्रुप, विटामिन के, ई कोलाई। हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जिस्म के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोलोन के अंदर प्रेजेंट होता है ई कोलाई। ई कोलाई क्या करता है, ये विटामिन बी और विटामिन के की सिंथेसाइज करता है, एक्सक्रीशन करता है विटामिन की, ठीक है। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है और ये नॉर्मल फ्लोरा का एक फायदा है। प्रिवेंट कोलोनाइजेशन ऑफ पैथोजन बाय कंपीटिंग फॉर अटैचमेंट साइट ऑफ और फॉर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की अटैचमेंट यानी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कोई भी आएगा उसके साथ अटैच हो जाएंगे, उसमें देखेंगे कोई पैथोजन है कि नहीं है, ठीक है। पैथोजन की कॉलोनीज के बारे में मालूमात देंगे, उससे बचाएंगे हमें, ठीक है। The normal flora also produce substance which inhibit or kill non-indigenous species pathogen. Pathogens जिसके अंदर नॉन इंडिजीनियस स्पीशी आती है, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा क्या करता है, इनको मारने के लिए एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, ठीक है। कोई ऐसा सब्सटेंस जो केमिकली होगा या किसी और फॉर्म में होगा उनको रिलीज करेगा, तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनहिबिट करेंगे, उनकी तादाद को बढ़ने से रोकेंगे, अगर नहीं हुआ तो उन्हें किल कर देंगे। The normal flora in the general stimulates the immune system, ठीक है। अमूमन इनका काम क्या होता है कि कोई भी बाहर से जरासीम आया ये उससे फाइट बैक करेंगे, अगर इनसे कंट्रोल नहीं हुआ तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देंगे, यानी उनको खबर पहुंचा देंगे कि यहाँ पर एंटीजन या पैथोजन आ चुका है। The normal flora in the general stimulate the production of cross-reactive antibodies. It is known that the normal flora induce immunological response. क्या होता है कि नॉर्मल फ्लोरा चूंकि ये क्या काम कर रहा था, ये किसी भी पैथोजन की तादाद को बढ़ने से रोक रहा था, उसको अंदर इंटर होने से रोक रहा था, उसको कॉलोनी बनाने से रोक रहा था। तो क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज का क्या मतलब है कि ये जाएगा और वहां पर इजीली वहां पर जाकर ये एंटीबॉडीज को खबर देगा और एंटीबॉडीज आएंगी और वहां पर आके जो भी एंटीजन होगा उसको पकड़कर इनएक्टिव कर देंगी और उसके बाद उसको मैक्रोफेजेस के जरिए किल करवा देंगी, ठीक है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन हमारे पास क्या है,
पेशेंट में बी गेट इन्फेक्टेड इनसाइड द हॉस्पिटल, यानी पेशेंट हो सकता है कि हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्टेड हो जाए, यानी हॉस्पिटल से उसको कोई इन्फेक्शन लग जाए, ठीक है। तो इट इंक्लूड इन्फेक्शन, ठीक है, इट इंक्लूड इन्फेक्शन यानी कि उससे इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन उसमें शामिल है। अच्छा, नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम एक और नाम भी देते हैं, ठीक है, वो आपने याद रखना है। जिसे हम HAI यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल इनवाइड इन्फेक्शन यानी नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है। नॉट प्रेजेंट और इंक्यूबेटिंग एट एडमिशन, ठीक है। ये एडमिशन के वक्त या जब हम प्रेजेंट होते हैं उस टाइम इनका कोई भी या तो काम नहीं होगा या तो होगा लेकिन हमें मालूमात नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एडमिशन लिया तो हमें मालूमात नहीं है कि जहां पर हमने एडमिशन लिया है, जिस बेड पर हमें बिठाया गया है, जिस बेड पर हम एडमिट हैं, वहां पर कोई रिजर्वॉयर है या नहीं है, कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन का कोई फॉर्मेट है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें नहीं मालूमात होती, ठीक है। इन्फेक्शन दैट अपीयर मोर देन 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन, ठीक है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन हम उस इन्फेक्शन को कहेंगे जो कि हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 घंटे बाद हमें होता है। थोस एक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल बट अपीयर आफ्टर डिस्चार्ज, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर में इन्फेक्शन हो जाता है लेकिन हमें अलामात जाहिर नहीं होती, हमारे पास कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन जब हम डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उसके बाद हमें वो साइन एंड सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मेथड टू प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हम किस तरह नोजोकोमियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, हमारी एहतियाती तदाबीर क्या होंगी, हमारा बचाव क्या होगा। हैंड हाइजीन यानी हमने अपने हाथों को साफ सुथरा रखना है। PPE बेस्ड अपॉन एंटीस्पिट एक्सपोजर, ठीक है। एंटीस्पिट एक्सपोजर यानी कि हमारे को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मतलब PPE, ठीक है। ऐसी चीजें जो हमारी पर्सनली तौर पर हमारी हिफाजत करती हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि किसी भी एंटीजन और पैथोजन के एक्सपोजर से बचा जा सके। एनवायरमेंटल मेजरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट को हमने देखना है, एनवायरमेंट माहौल को देखना है कि माहौल साफ सुथरा है कि नहीं है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी हाइजीन, हमें अपना माउथ नोज ये क्लीन रखना है ताकि हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक इससे मुतासिर ना हो। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस, ठीक है, हमने इंजेक्शन लगाना है, हमने IV पास करनी है, हमने NG पास करनी है, हमने कुछ भी पास करना है पेशेंट का, तो उसमें हमने ख्याल रखना है कि वो क्लीन एंड नीट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस और स्पेशल प्रोसीजर, ठीक है, हमने चेक करना है कि जो भी हमारा प्रोसीजर होगा उसके हवाले से हमें आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस हमें आनी चाहिए कि भाई जो भी हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो क्यों अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, ये सारे प्रोसीजर का हमें इल्म होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जो भी फुजला है, जो भी गन है, उसको डिस्पोज करने के लिए बेहतरीन जगह होनी चाहिए, बेहतरीन चीज होनी चाहिए ताकि उससे बाकी इंसान खतरे में ना पड़ जाएं। मेजर टू प्रिवेंट शार्प इंजरीज, ठीक है, हमने शार्प इंजरीज यानी तेजदार नोकीली इंजरीज से बचना है। फॉर एग्जांपल हमें निडल से हो जाती है, हम इंजेक्शन की जो सिरिंज की निडल होती हैं उससे हमें हो जाती हैं। इसके अलावा हम इंजेक्शन को ब्रेक करते हैं तो उसके शीशे की वजह से भी हमें हो सकती हैं। इसके अलावा हमें पेशेंट्स को भी हो सकती है, पेशेंट गिर सकता है, ठीक है, तो किसी भी तरीके से हो सकती है, तो उससे भी, उस इंजरी से भी हमने बचाना है पेशेंट को। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, ठीक है, हमने वहां देखना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को बढ़ावा देती हैं, यानी कि ऐसी चीजें जिसके जरिए इजीली एंटीजन एक इंसान से दूसरे इंसान, एक चीज से दूसरे इंसान में जा सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज, अब हम आते हैं डिजीज की जानिब। फर्स्ट डिजीज हमारे पास है टेटनस। Tetanus is an illness characterized by an acute onset of hypertonia, painful muscular contraction, usually of the muscle of the jaw and neck, and generalized muscle spasm without other apparent medical cause. बेसिकली इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं। कंट्रैक्ट इस तरह होती हैं कि पेशेंट बिल्कुल जो उसकी सुपाइन पोजीशन जो बिल्कुल सीधा लेटता है उस पोजीशन पे वो नहीं लेट पाता है। बेसिकली वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाता है और इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है
कि वो लेट भी नहीं सकता, वो बिल्कुल यानी कि केकड़े की तरह वो चलता है, ठीक है। जिस तरह मेंढक चलता है इस तरह वो चलना शुरू कर देता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या होता है कि जो और नेक यानी हमारा जबड़ा जो होता है और हमारी गर्दन ये अकड़ना शुरू हो जाते हैं। मसल स्पाज्म इसे कहते हैं, यानी कि मसल के अंदर स्पाज्म आना शुरू आ जाता है, मसल कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। काउज बाय क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि टेटनस जो है वो किस वजह से काउज होता है, वो काउज हो जाता है उसको काउज करने के लिए जो एंटीजन जो पैथोजन जिम्मेदार है उसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई। ये क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई के बारे में अगर हम देखें तो ये ग्राम पॉजिटिव होता है, स्पोर फॉर्मिंग होता है, यानी कि ज्यादातर ये स्पोर शक्ल में पाया जाता है। स्पोर क्या होता है, बेसिकली देखा जाए तो दो किस्म होती है, एक होती है वेजिटेटिव, एक होती है स्पोर। स्पोर बेसिकली बैक्टीरिया तब अपने आप को स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट करता है जब उसको उसके एनवायरनमेंट ना मिले, जब उसको उसकी हालत या उसको उसके रहने का माहौल ना मिले तो वो स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा ये एनएरोब रोड होता है, यानी कि ये वहां काम करता है, रोड शेप में होता है और वहां काम करता है, वहां पर अपनी बीमारी फैलाएगा जब जिस जगह पर ऑक्सीजन ना हो। स्पोर्स ऑफ क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई आर फाउंड इन सॉइल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। जो स्पोर्स होते हैं टेटनाई आर फाउंड इन सॉइल्स, ठीक है, ये मिट्टी में पाए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं। इसीलिए जब कोई भी पेशेंट रोड कंडीशन में आता है, यानी कि उसको रोड पर उसका एक्सीडेंट वो होता है, तो उसको हम इसीलिए टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि सॉइल से जो क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई है वो ट्रांसफर हो जाता है और वो टेटनस की बीमारी कॉज कर सकता है। टेटनस स्पोर्स आर वेरी रेजिडेंट टू हार्श कंडीशन, ठीक है। हीट, रेडिएशन, केमिकल्स, ड्राइंग, स्पोर्स कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम इन एनवायरमेंट 100 years पॉसिबली। इसमें ये बताया गया कि स्पोर्स जो हमारे पास प्रेजेंस होते हैं ये मुख्तलिफ कंडीशन, यानी कि अगर इनको एनवायरमेंट अगर सख्त दे दिया जाए, अगर इनका एनवायरमेंट चेंज हो, यानी कि हीट, ज्यादा गर्मी हो, रेडिएशन हो, केमिकल्स हो, ड्राइंग हो, तो ये इजीली वहां पर सरवाइव कर जाते हैं। स्पोर्स कैन सरवाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम इन एनवायरमेंट 100 years पॉसिबली, यानी अगर जो बैक्टीरिया है उसने खुद को स्पोर्स में कन्वर्ट कर लिया तो वो 100 साल तक भी जिंदा रह सकता है, ठीक है। आफ्टर गेनिंग एंट्री, Clostridium tetani spores can persist in the body for months, waiting for the proper low oxygen growth condition to develop. जब हमारे पास Clostridium tetani जो स्पोर शक्ल में है, जब हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है माउथ के जरिए, ठीक है, या किसी भी चीज के थ्रू जब इंटर हो जाता है तो ये क्या करता है, ये ऐसी जगह, ऐसी कंडीशन को तलाश करता है जहां पर ऑक्सीजन के लेवल कम हो, ठीक है। When the oxygen level of the surrounding tissue is sufficiently low, जब ऑक्सीजन का लेवल टिश्यू के आसपास लो हो जाए, कम हो जाए, फिर क्या होता है, द इम्प्लांटेड सीड टेटनाई यानी क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई स्पोर्स द जर्मिनेट इनटू अ न्यू एक्टिव वेजिटेटिव सेल दैट ग्रोज, ठीक है। ये क्या करता है, ये खुद को वेजिटेटिव फॉर्म यानी कि जिंदा हालत में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है, ये ग्रो करता है, अपनी नशनुमा पाता है, खुद को बिल्ड करता है। उसके बाद क्या करता है, एंड मल्टीप्लाइज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रोड्यूस, और खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, कॉलोनीज बनाना शुरू कर देता है। और उसके बाद क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एक टेटनस टॉक्सिन या न्यूटॉक्सिन, जिसको हम लोग कहते हैं टेटनोस्पाज्मिन, ठीक है। ये याद रखना है, ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम टेटनोस्पाज्मिन है। हाउ इट डेवलप, ये किस तरह बनता है। स्पोर्स दैट गेन एंट्री कैन सर्वाइव फॉर मंथ्स टू ईयर्स, ठीक है। स्पोर जो इसने एंट्री ली हमारी बॉडी के अंदर, वो कुछ महीने या कुछ सालों तक या 1000 साल भी अगर कह दें तो ये इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। अंडर एनारोबिक कंडीशन, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन नहीं है उस कंडीशन के वक्त, दिस स्पोर जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस टेटनोस्पाज्मिन। मैंने आपको बताया था जब लो ऑक्सीजन लेवल होगा तो ये क्या करेंगे, ये स्पोर कन्वर्ट हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे वेजिटेटिव फॉर्म के अंदर और एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम था टेटनोस्पाज्मिन। टेटनोस्पाज्मिन क्या है, दैट एंटर्स द नर्वस सिस्टम। ये कहां पर एंटर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम के अंदर, पेरिफेरली एट द मायोन्यूरल जंक्शन, ठीक है। ये मायोन्यूरल एक जंक्शन है जो कि हमारे सीएनएस के पास, सीएनएस के अकॉर्डिंग मौजूद होता है, ठीक है।
यानी सेंट्रल नर्वस के अंदर मौजूद होता है, ये वहां पर एंटर होता है, ट्रांसपोर्टेड इनटू न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स के अंदर जाने के बाद ये इजीली हमारे स्पाइनल कोड से ब्रेन, ब्रेन से स्पाइनल कोड इजीली मूव करता रहता है, ठीक है। The shortest peripheral nerves are the first to deliver the toxin to CNS. हमारे पास जो शॉर्टेस्ट नर्वस पेरिफेरल नर्व है वो क्या करती है, वो फर्स्ट डिलीवर करती है, यानी कि सबसे पहले डिलीवर करती है उस टॉक्सिन को सीएनएस के अंदर, which leads the early symptoms of facial distortion and back and neck stiffness. जब हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम टेटनस का टॉक्सिन, जब हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई का टॉक्सिन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाता है, तो पहली यानी कि स्टार्टिंग की अलामत यह होती है कि हमारी फेशियल डिस्टॉर्शन, हमारे जो हमारा चेहरे का जो हमारी एक्सप्रेशन होती हैं वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल एकदम इस तरह जैसे कोई बहुत ज्यादा सख्त यानी बहुत ज्यादा तकलीफ दा सूरत हाल उसके चेहरे पर जाहिर होना शुरू होती है। उसके बाद उसका बैक यानी कमर और नेक यानी कि गर्दन, उस पर क्या होता है, स्टिफनेस यानी सख्त होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर हम इसकी टेस्ट की बात करें, यानी कि इसको डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्पेचुला टेस्ट, ये यूज करते हैं हम डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। मेडिकेशन यूज फॉर ट्रीटमेंट, टेटनस के लिए कौन सी मेडिकेशंस आती हैं, तो टेटनस के लिए हम डाइस्पाम लगाते हैं, जिसका वेलियम भी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टेटनिक स्पाज्म एंड टेटनिक सीजर, ठीक है। ये ज्यादातर हम उसके लिए यूज करते हैं जिसको टेटनिक स्पाज्म होता है, यानी कि जिसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या जिसकी टेटनिक सीजर यानी ऑपरेशन होना होता है, ठीक है। डिप्रेसेस ऑल लेवल ऑफ सीएनएस, वेलियम क्या करता है, ये डिप्रेस करता है, रोकता है, ठीक है। एक यूं समझो कि नशा कर देता है, बिल्कुल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बिल्कुल रिलैक्स मूड में ले आता है, ठीक है। अच्छा, टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन यूज टू इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट टेटनस इन सेलेक्टिव पेशेंट। अब हम देखें तो टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन यूज टू इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट टेटनस इन सेलेक्टिव पेशेंट, ठीक है। हम उस पेशेंट को ये ज्यादातर टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन लगाते हैं जो कि सेलेक्टिव हो, यानी कि हर पेशेंट को नहीं दिखाते हैं, हम पेशेंट की कंडीशन को देखते हैं कि आया पेशेंट इस काबिल है कि हम उसको ये चीज इंड्यूस कर सकें एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। पेनिसिलिन जी इंटरफेयर्स विद सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ड्यूरिंग एक्टिव मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पेनिसिलिन जी क्या करती है, इंटरफेयर करती है, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल बनाती है एक्टिव मल्टीप्लिकेशन के दौरान, रिजल्टिंग इन बैक्टीरियल एक्टिविटी अगेंस्ट ससेप्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ इसका बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करती है ये। सपोर्टिव ट्रीटमेंट, यानी उसकी ट्रीटमेंट जो होगी उसको सपोर्टिव, यानी कि हर तरतीब से उसकी ट्रीटमेंट को हम बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। नर्सिंग केयर, जाहिर बात है कोई भी आप मेडिकेशन दे या ट्रीटमेंट करें तो उसमें नर्सिंग केयर का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। डॉक्टर्स हर वक्त अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन नर्स जो होती है वो 24 जो भी नर्स होता है वो 24 आवर जो अवेलेबल होता है, तो नर्सिंग केयर जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा हमारे पास सेकंड डिजीज है मीजल्स। मीजल्स क्या होता है, मीजल्स जिसे उर्दू में हम खसरा कहते हैं, ठीक है। हमारे पास दो किस्म के मीजल्स होते हैं, हार्ट मीजल्स हैं, जर्मन मीजल्स। हार्ट मीजल्स यानी रोब्यूला और जर्मन मीजल्स यानी रोबेला, ठीक है। इन दोनों नाम आपने याद रखने हैं। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हार्ट मीजल्स के हवाले से। हार्ट मीजल्स क्या होते हैं, ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, यानी कि हमारे ऊपर वाले हिस्से, यानी कि जो हमारे नेस्ट्रल्स, नोज और ये इस हिस्से में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी अगर कंडीशन हम देखें तो जब हमें हार्ट मीजल हो जाता है तो उसमें क्या होता है, हाई फीवर होता है, कफिंग होती है, बुखार बहुत ज्यादा होता है और खांसी भी ज्यादा होती है। अच्छा, कोप लाइक स्पॉट्स इन माउथ, ठीक है, माउथ में कोप लाइक स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। रेड स्किन रैशेस, यानी कि अगर हम स्किन की बात करें, हमारी जिल्द के ऊपर रैशेस आना शुरू हो जाते हैं, वो भी लाल लाल कलर के, ठीक है। अगर हम जर्मन मीजल्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, पिंक फ्लैट रैशेस, ठीक है, इसके अंदर भी रैशेस आते हैं लेकिन पिंक कलर के होते हैं। रैशेस स्प्रेडिंग फ्रॉम फेस, ठीक है, सबसे पहले जो इसके जो रैशेस फैलना शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं फेस से, हमारे चेहरे से। टेंडर लिफ नोट्स, लो ग्रेड फीवर, अ मेल्डर डिजीज दैट देन हार्ट मीजल, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें इसकी बात करें तो लो ग्रेड ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता हमारी पर बमुकाबला हार्ट मीजल,
ये बहुत ही कम इफेक्ट करता है, बहुत कम फीवर इसमें होता है। लिम्फ नोड, टेंडर टू लिम्फ नोड, ठीक है, इसमें लिम्फ नोड्स में काम करना यानी कि लिम्फ नोड पर असर करता है। इसके अलावा इसके अंदर इसका असर जो होता है, ये डिजीज असर जो करती है वो हार्ड मीजल के मुकाबले में बहुत कम करती है। कॉम्प्लिकेशन देखें तो इसके अंदर ब्रोंकाइटिस यानी इसकी वजह से, हार्ट मीजल की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? ब्रोंकाइटिस होता है, निमोनिया होता है, ओटाइटिस मीडिया होता है और इंसेफेलाइटिस होता है। और अगर हम सेकंड जर्मन मीजल की कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसके अंदर कॉन्जेनाइटल रिब्यूला होता है, सिंड्रोम जिसका पूरा नाम कॉन्जेनाइटल रिब्यूला सिंड्रोम है, ये होता है, और इंसेफेलाइटिस बट रेयर, यानी कि इंसेफेलाइटिस होता है लेकिन रियल बहुत कम होता है, ठीक है। मीजल्स के अगर हम देखें तो इसके अंदर कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं? मीजल्स, हार्ड मीजल की बात करें तो पैरामाइजो वायरस, हार्ड मीजल, और ये जर्मन मीजल भी कहला जाता है, ठीक है। मीजल्स रुब्यूला वायरस अगर हम देखें तो रुब्यूला वायरस जो होता है वो होता है टेगो वायरस, यानी अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करें तो हार्ड मीजल जो होता है वो पैरामाइजो वायरस की वजह से काउज होता है, और अगर हम जर्मन मीजल की बात करें तो वो टोगा वायरस की वजह से होता है। अगर हम रिजर्वायर की बात करें तो ट्रांसमिशन के अंदर इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट, ठीक है। रिजर्वायर की बात करें तो ह्यूमन, ठीक है, ये कहां पर अपनी नशोनुमा में इजाफा करते हैं, खुद को बढ़ाते हैं, तो ह्यूमन, ठीक है, ये इंसानों में पाए जाते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट ड्यूरिंग कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। क्या है, ये कैसे ट्रांसफर होते हैं एक से दूसरे में? ड्रॉपलेट्स के जरिए। कौन से ड्रॉपलेट? जो पर्सन इन्फेक्टेड है वो खांस रहा है, वो छींक रहा है, वो थूक रहा है, तो उसके जरिए ये जो पैथोजेंस हैं ये हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर हम इनके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, यानी कितने जल्दी कितना अरसा ये रहकर वहां पर अपना इफेक्ट जाहिर करते हैं, तो यूजुअली 14 डेज अंटिल रेशिस। अगर मैक्सो वायरस की बात करें तो ये 14 दिन तक अपेयर होने के लिए टाइम लेते हैं, उसके बाद रेशिस आना शुरू हो जाते हैं। और कॉन्टेजियस अंटिल 4 डेज आफ्टर अपेयरेंस ऑफ रेश, ठीक है। और कॉन्टेजियस मतलब होता है कि फैलना शुरू हो जाते हैं 4 दिन के अंदर अंदर जब उनका रैशेस जाहिर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे स्किन के ऊपर रैशेस जाहिर हुए तो उसके बाद 4 दिन के अंदर अंदर ये फैलना शुरू हो जाते हैं। टोगा वायरस 14 to 21 डेज, ठीक है, 14 से 21 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मीजल्स, हार्ड मीजल्स रुब्यूला कंट्रोल और जर्मन मीजल्स रुबेला कंट्रोल, ठीक है। अगर हम हार्ड मीजल की बात करें तो इनकी कंट्रोल के लिए हम MMR यानी कि एक वैक्सीन है जिसको हम लगाते हैं, ये मीजल, मम्स और रुबेला के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ इम्यूनाइजेशन के लिए ये वैक्सीन ही लगाते हैं, जबकि हम अगर रुबेला की बात करें तो रुबेला के अंदर हम MMR भी लगाते हैं, और फॉर यंग वुमेन बिफोर प्रेगनेंसी, ठीक है, जो खवातीन हमल से पहले, ठीक है, प्रेग्नेंट होने से पहले उनको MMR वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन की जाती है। अच्छा, इसके अलावा जर्मन मीजल के अंदर डिटरमाइन इम्यूनिटी को भी हम लोग चेक करते रहते हैं कि क्या आया, इसमें कोई इफेक्ट तो नहीं आता, ठीक है। आइसोलेशन फॉर 7 डेज आफ्टर रैशेस, यूजुअल ट्रीटमेंट होती है इसकी। अमूमन ट्रीटमेंट यही होती है कि हम पेशेंट को 7 दिन के लिए आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है। नो कीमोथेरेपी अवेलेबल, इसकी केमिकली तौर पर कोई भी इलाज अवेलेबल अभी तक नहीं हुआ। जबकि अगर हम हार्ट मीजल की बात करें, हार्ट मीजल की ट्रीटमेंट के अंदर हम इसको बेड रेस्ट दे देते हैं, उसका फ्लूइड रिप्लेस करते रहते हैं, और इसके अलावा एंटीवायरल कीमोथेरेपी हम देते हैं, एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हम एंटीबायोटिक देते हैं, हालांकि एंटीबायोटिक का इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन हम एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन, यानी एक ऑलरेडी हार्ट मीजल तो हो चुका है लेकिन किसी और इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम उसको एंटीबायोटिक भी देते रहते हैं। मम्स हमारे पास वायरल इन्फेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ये वायरल इन्फेक्शन है बेसिकली तौर पर सलाइवरी ग्लैंड से होता है, यूजुअली पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। हमारे पास जो सलाइवरी ग्लैंड 3 किस्म के होते हैं, जो उसमें पैरोटिड होता है उसकी वजह से ये होता है, ठीक है, जिसे हम पैरोटाइटिस भी कहते हैं। हाई ग्रेड फीवर, इसमें जो फीवर होगा, जो बुखार होगा वो काफी ज्यादा होगा। पैथोजन अगर हम बात करें, पैथोजन क्या है? मम्स वायरस और पैरामाइजो वायरस, ठीक है। इसके अंदर जो पैथोजन जो ये काउज कर रहा है उसका नाम मम्स वायरस है और पैरामाइजो वायरस है। रिजर्वायर की बात करें, यानी कहां पर रहता है, तो ह्यूमन है। ट्रांसमिशन की बात करें तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के जरिए होता है, और फोमाइड विया रिस्पायरेटरी सिक्रीशन, ड्रॉपलेट, सलाइवा, ठीक है। अब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट क्या है कि हम किसी से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, हम किसी का झूठा खाते हैं, यानी कि हम किसी ने कुछ खा लिया, हमें दे दिया कि आप भी खा लें, वो खा लेते हैं, तो ये एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है।
फोमाइड का मतलब ये है कि फोमाइड के आगे लिखा हुआ है रिस्पायरेटरी सिक्रीशन ड्रॉपलेट सलाइवा, यानी कि अगर हम कहीं थूक रहे हैं, हम छींक रहे हैं, ठीक है, हमने कई बार छींका है, थूका है, या हमने माउथ से कुछ सिक्रीट किया है, निकाला है, तो उसकी छींदें होती हैं, उसका कुछ ड्रॉपलेट्स किसी न किसी चीज पर लग जाते हैं। तो उस चीज को अगर हम हाथ लगाते हैं, उस चीज को हाथ लगाने के बाद अगर हम माउथ पे लगाते हैं, आंखों में लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, तो इजीली वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 3 वीक्स होता है, यूजुअली 14 डेज होते हैं। कंट्रोल की बात करें तो इसमें भी हम इम्यूनाइजेशन विद एमएमआर, देखिए एमएमआर लगा लेते हैं, ये एक वैक्सीन है, ठीक है, वैक्सीन लगाते हैं जिसका नाम एमएमआर, मीजल्स, मम्स और रूबेला है, ठीक है। चिल्ड्रंस एंड नॉन इम्यून एडल्ट, ठीक है, हम चिल्ड्रन बच्चों को लगाते हैं और ऐसे एडल्ट पे लगाते हैं जिनका इम्यून काम करना या तो बंद कर देता है या तो वीक हो जाता है। रिस्पायरेटरी आइसोलेशन फॉर हॉस्पिटलाइज पेशेंट, ठीक है, इसको ऐसे पेशेंट को हम रिस्पायरेटरी आइसोलेशन के अंदर रखते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसकी कोई कीमो यानी इसकी स्पेसिफिक कोई भी कीमोथेरेपी नहीं है। पोलियो, पोलियो क्या है? एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा, स्पाइनल कोर्ड एंड नर्व कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, ये किस चीज का एक्यूट इन्फेक्शन है? ये एक्यूट इन्फेक्शन है मेडुला ऑब्लंगेटा का, स्पाइनल कोर्ड का एंड नर्व्स कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि हमारे अगर पोलियो वायरस आ जाता है तो हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा, स्पाइनल कोर्ड और नर्व्स पर अटैक करता है, ये उनकी वजह से ये काउज होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फीवर, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, सोर थ्रोट, ठीक है, इसकी अंदर क्या क्या होते हैं ये वो बताया गया है। हमारे को फीवर होता है, बुखार, हेडेक सर दर्द, नोजिया वॉमिटिंग और सोर थ्रोट यानी गले में जिसे हम गले के अंदर बड़े बड़े दाने बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, नोजिया हो जाता है, हमें को मतली आती है, के आती है, वॉमिटिंग, उल्टियां होती हैं, मसल पेन, हमारे को हमारे मसल्स, हमारे जो पट्टे हैं उनके अंदर दर्द शुरू हो जाता है, उनके अंदर खिंचाव आना शुरू हो जाता है, नेक एंड बैक स्टिफनेस, ठीक है, हमारे जो गर्दन है, हमारी कमर है, इसके अंदर सख्तपन आना शुरू हो जाता है, विथ और विदाउट पैरालाइज, हो सकता है हम पैरालाइज हो जाएं और हो सकता है पैरालाइज ना हो। यूजुअली सिम्प्टोमेटिक और मिल्ड सिमिलर टू इन्फ्लुएंजा, ठीक है, स्टार्ट में हमें ऐसे लगता है कि ये एक इन्फ्लुएंजा की तरह बीमारी लगती है, लेकिन असल में ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। मोस्ट ऑफ इन्फेंट चिल्ड्रन, ज्यादातर ये बच्चों में पाया जाता है। अगर हम पैथोजन की बात करें तो पोलियो जो है वो पोलियो वायरस की वजह से होता है, जिसके अंदर टाइप 1, 2 एंड 3 जिसे हम स्मॉल आरएनए भी कहते हैं, स्मॉल आरएनए इंट्रो वायरस भी कहते हैं, ठीक है। टाइप 1 क्या होती है? विल टाइप मोस्ट ऑफन काउज पैरालाइज, टाइप 1 के अंदर पेशेंट पैरालाइज हो जाता है, यानी कि अनेबल टू मूव, अनेबल टू डू एवरीथिंग, यानी किसी भी चीज कुछ भी काम करने से वो महरूम हो जाता है। टाइप 2 और 3 की बात करें तो सीक्वेंट वैक्सीन एसोसिएट, ठीक है, अगर हम इसकी वैक्सीनेशन वक्त पर करें तो बच्चा बच सकता है, अदरवाइज वो भी पोलियो का शिकार हो जाएगा। रिजर्व वाइज की बात करें तो ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ये पाया जाता है। पोलियो ट्रांसमिशन यानी कि वो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और फेशियल ओरल रूट, ठीक है, हम अगर देखें तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में के जरिए जा सकता है, हाथ मिलाना, गले मिलना, ठीक है, इसके अलावा फेशियल ओरल रूट, ठीक है, अगर हम ने कुछ खाया पिया, हमारा कुछ खाया पिया किसी और ने खा लिया, इसके अलावा किसी और कॉन्टेक्ट से भी ये इजीली ट्रांसफर हो जाता है। आफ्टर वैक्सीनेशन विथ एटेन्यूएटेड लिव वैक्सीन, ठीक है, हम क्या करते हैं इसके लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं जिसके अंदर हम इनएक्टिव फॉर्म में बैक्टीरिया पोलियो वायरस एंटर करते हैं और फिर हमारा बॉडी उसके खिलाफ काम करता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 3 to 35 डेज, यूजुअली 7 to 14 डेज, यानी अगर वैसे बेसिकली देखा जाए तो 3 से 35 दिन और अगर अमूमन तौर पे देखा जाए तो 7 से 14 दिन लगते हैं, ठीक है। कंट्रोल की बात देखा जाए तो साल्ट इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और 7 ऑरल एटेन्यूएटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं ज्यादातर वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में, और ओरल भी हम दे देते हैं बच्चों को, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में, तो इससे पोलियो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू भी कहते हैं, स्पेसिफिक एक्यूट वायरल रिस्पायरेटरी इंफेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, चिल्स, हेडेक, कफ एंड नेजल ड्रेनेज। पैथोजन, ठीक है, अगर हम देखा जाए तो इन्फ्लुएंजा क्या है जिसके अंदर फीवर, बुखार होता है, ये स्पेसिफिक एक्यूट वायरल रिस्पायरेटरी इंफेक्शन है जो कि हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, रिस्पायरेटरी पर असर करता है, वहां जाके इन्फेक्शन कॉज करता है। एक्यूट है, एक्यूट का मतलब ये होता है कि ये
जल्दी जल्दी हो जाता है, जिससे आएगा वैसे वैसे अपनी बीमारी फैलाना शुरू कर देगा। फीवर, चिल्स, हेडेक, ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें बुखार होता है, सर दर्द होता है, खांसी होती है, हमारी नाक बहती है, हमारे को पेन भी होता है, ठीक है। तो इसके अगर हम पैथोजन की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ए, बी एंड सी, टाइप ए, बी और सी इन्फ्लुएंजा वायरस जो होते हैं वो इन्फ्लुएंजा काउज करते हैं। टाइप ए इज यूजुअली एसोसिएटेड विद पेंडेमिक एंड एपिडेमिक। टाइप ए जो है वो पेंडेमिक और एपिडेमिक, यानी कि अगर फैल जाए तो ये खतरा भी बन सकती है, यानी कि ये किसी एक में नहीं होती, अगर एक में होगी तो ये पूरे पूरे इलाके शहर को घेरे में ले लेती है, ठीक है। रिजर्वायर की बात करें तो ये इंसानों में पाई जाती है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 24 से 72 घंटे इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ये कहीं पर रहते हैं, उसके बाद ये बीमारी फैलाते हैं। टाइफाइड फीवर, अ गैस्ट्रोएंटेराइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल पेन, हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग एंड डायरिया। अगर हम देखें टाइफाइड फीवर की तो ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि हमारे जो भी इंटेस्टाइनल ट्रैक है ये वहां पर ज्यादातर इफेक्ट करता है। इसके अलावा इसमें एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है, हेडेक, सर में दर्द होता है, नोजिया यानी के आती है, मतली आती है, ठीक है, वोमिटिंग यानी उल्टियां भी आती हैं, और डायरिया यानी कि डायरिया भी हो जाता है, बेसिकली इमोशंस वगैरह भी लग जाते हैं पेशेंट को, तो उसके लिहाज से भी फिर हमने उसको ट्रीट करना होता है। पैथोजन की बात करें तो टाइफाइड फीवर सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, ये पैथोजन है जिसकी वजह से टाइफाइड फीवर होता है। रिजर्वायर की बात करें तो ह्यूमन, एनिमल, डोमेस्टिक कैटल, पोल्ट्री, फिश एंड अदर, ठीक है, यानी जिंदा चीजों में पाया जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो। डोमेस्टिक कैटल यानी कि हम जो हमारा पोल्ट्री फार्म होता है उसके अंदर जो हमने जानवर रखे होते हैं, मुर्गियां होती हैं, बकरियां होती हैं, तो उसके अंदर होते हैं, मछलियों के अंदर होते हैं, इसके अलावा भी बाकी जानवर उसमें पाए जाते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो फेशियल ऑरल रूट, ठीक है, ये ज्यादातर माउथ टू माउथ ट्रांसफर होते हैं, या किसी भी चीज के जरिए माउथ इनका एंट्री, यानी कि इनका रूट ऑफ जो एंट्री है वो माउथ है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो 1 से 3 हफ्ता ये लेते हैं, इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। रिजर्वायर की बात करें तो ये इंसानों में, जानवरों में, जैसे हमने पीछे बताया तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं। इनकी ट्रांसमिशन भी हमने आपको पीछे बता दिया कि फेशियल ऑरल रूट यानी कि माउथ के जरिए जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 वीक्स है। कंट्रोल की बात करें तो आइसोलेशन ऑफ हॉस्पिटल पेशेंट विद इंडायरेक्ट प्रिकॉशन, ठीक है, हम उसको पेशेंट को आइसोलेशन में रख लेते हैं और मखसूस तदाबीर उसके लिए लागू कर देते हैं। प्रॉपर वाटर प्यूरिफिकेशन प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है, हम उसको प्यूरिफाइड वाटर देते हैं, ऐसा ना हो कि हम उसको गंदी गंदी चीजें देना शुरू कर दें, ऐसी चीजें देना शुरू कर दें जो कि उसके सेहत के लिए हार्मफुल हो और हम देते जा रहे हो, तो ये भी उसके लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है। अच्छा, इसके अलावा इफेक्टिव सेवेज डिस्पोजल, जो भी चीज खारिज हो रही है, जो भी चीज गंदी है, जो भी चीज पेशेंट ने थूका है, पेशेंट ने उल्टी की है, पेशेंट ने कुछ भी किया है, तो उससे जो गंद निकला है उसको आपने प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना है, ठीक है। पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क को बॉईल करके देना है, ठीक है, अगर देना है तो बॉईल करके देना है, इसके अलावा नहीं देना है। म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट की बात करें तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, ज्यादातर हम क्या करते हैं कि पेशेंट को फ्लूइड देते रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट देते रहते हैं, इसकी रिप्लेसमेंट जारी रहती है, ठीक है। एमॉक्सिलिन विथ कॉन्ट्री मोक्साजोल, ठीक है, हम इसमें एंटीबायोटिक है एमॉक्सिलिन, ठीक है, ये हम देते हैं किसके साथ, कॉन्ट्री मोक्साजोल के साथ, ठीक है। हमारे पास एक न्यू डिजीज है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया क्या चीज है हम ये पढ़ते हैं। एनएक्यूट यानी कि न्यू डिजीज यानी कि जिसी इसका पैथोजन एंटर होगा और बीमारी का कर देगा। कंटेजियस रिस्पायरेटरी डिजीज विथ फिब्रिनस फेरेंजियल सोडोमेम्ब्रेन, ठीक है, सोडोमेम्ब्रेन काउजिंग मायोकार्डियल एंड न्यूरल टिश्यू डैमेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक एक्यूट कंटेजियस यानी जल्दी फैलने वाली कम वक्त में जल्दी फैलने वाली डिजीज है, रिस्पायरेटरी डिजीज है। इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारा जो फेरेंस है उसके अंदर ये पाया जाता है और ये कॉज करती है मायोकार्डियल और न्यूरल टिश्यू डैमेज, जो हमारे हार्ट के और हमारे जो ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं उनको ये डैमेज करता है, ठीक है। अगर हम पैथोजन की बात करें तो इसके अंदर कोर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया आता है, ये ग्राम पॉजिटिव बेसिला है, ठीक है, ये क्या करता है, ये डिप्थेरिया कॉज करता है, ठीक है। अगर हम रिजर्वायर की बात करें कहाँ पर पाए जाते हैं तो ये ह्यूमंस में पाए जाते हैं, इंसानों के अंदर होते हैं ज्यादातर। अगर हम इस ट्रांसमिशन की बात करें कि इनके फैलने के लिए इनको कौन सा ट्रांसमिशन कौन सा तरीका चाहिए होता है, तो ज्यादातर ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स यानी कि हवा के जरिए, हवा के अंदर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके जरिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट यानी कि हाथ में लाना,
इसके अलावा गले मिलना, इसके अलावा बहुत सारे कॉन्टेक्ट होते हैं डायरेक्ट के अंदर, उनके जरिए फैलती है। कंटेमिनेटेड फोमाइट, वो चीजें जो गंदा है, अगर हमने उनके अंदर रख के चीजें खा ली या उस गंदी चीज में अगर हमने हाथ रखा और उसके बाद वही हाथ उठा के हमने खाने में रखा और खाना खाना शुरू कर दिया तो उससे होती हैं फोमाइट। दरअसल बेजान चीजें जो कि कंटेमिनेटेड होती है उसको हम कहते हैं। रॉ मिल्क यानी कि हमने जो दूध मिलता है हमें वो उसको हमने इस्तेमाल करते हैं तो उसके जरिए भी ये हो सकता है। हमने आपको बताया था कि रॉ मिल्क इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने मिल्क इस्तेमाल करना भी है, आपको जरूरी भी है, तो आपने उसको पेस्चराइजेशन यानी कि बॉयल करना है। अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 2 से 5 दिन के अंदर ये अपना इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट करता है। डिप्थीरिया के अंदर कंट्रोल अगर देखें तो हम इसके अंदर इम्यूनाइजेशन विद डीपीटी और डीटी, ठीक है, हम इसके अंदर डीपीटी इम्यूनाइजेशन वैक्सीन हम वो लगाते हैं या डीटी लगाते हैं, ठीक है। पेशेंट आइसोलेशन, ठीक है, पेशेंट को हम आइसोलेशन में रखते हैं। क्वारंटाइन में भी रख सकते हैं हम। डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल फोमाइट, डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल फोमाइट यानी कि तमाम बेजान चीजें जो के पेशेंट के आसपास मौजूद है उसको हम डिसइंफेक्टेड यानी कि हम साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है। यूजुअल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीट कैरियर्स विथ इरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन। इसके अंदर बेसिकली हम या तो इरिथ्रोमाइसिन दे देते हैं पेशेंट को या तो पेनिसिलिन दे देते हैं। अब हम आते हैं कोलेरा की तरफ। एन एक्यूट इंटेरिक डायरियल डिजीज, ये एक डायरियल डिजीज से कॉज होती है विथ वाटरी स्टूल, ठीक है। कोलेरा हम बेसिकली कहते हैं हेजे को, हेजा हो जाता है तो इंग्लिश में से हम कहते हैं कोलेरा। तो कोलेरा क्या चीज है? ये एक डायरियल डिजीज है, एंटेरिक डायरियल डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, वाटरी स्टूल यानी कि जो स्टूल पास होता है वो पानी की तरह होता है। वोमिट, उल्टियां आती हैं, रैपिड डिहाइड्रेशन, बहुत तेजी से हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स वो कम होना शुरू हो जाते हैं। लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है वो गिरना शुरू हो जाता है। शॉक, इंसान को एकदम शॉक लगता है, एकदम उसको बिलीव ही नहीं होता कि उसके साथ हुआ क्या है। और डेथ फ्रीक्वेंटली रिजल्ट इज अनट्रीटेड, ठीक है। अगर हमने प्रॉपर इलाज ना किया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम पैथोजन की बात करें तो विब्रियो कोलेरा, ये एक ग्राम नेगेटिव बैसिलस है जिसकी वजह से कोलेरा काउज होता है। रिजर्वायर की बात करें तो ह्यूमंस और इन्वायरमेंटल रिजर्वायर, इंसानों में पाया जाता है और बाहर माहौल में भी पाया जाता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो फीकल और रूटी के ज्यादातर हमारे माउथ के जरिए हमारे अंदर एंटर होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 1 से 5 दिन है। कंट्रोल की बात करें तो आइसोलेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट, ठीक है, पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर आइसोलेशन में रखना होता है। डिसइंफेक्टेड ऑफ फीसिस, वोमिटर्स, हैंड्स लाइक लिनेन एंड फोमाइट्स, हमने जो पेशेंट ने फीसिस या वोमिट की है, उल्टियां की हैं, या पेशेंट ने स्टूल पास किया है या पेशेंट ने फीसिस पास किया है तो हमने उसको साफ सुथरा रखना है। हैंड्स, उसके हाथ को साफ सुथरा रखना है। लिनेन, जहां पर वो लेटा है, कोई चादर है, कोई कपड़े हैं, सर्टेन जो हम खिड़कियों के आगे लगाते हैं पर्दे, वो हैं, जो कि कोई बेडशीट है, उस सारी चीजों को हमने डिसइंफेक्टेड रखना है, ठीक है। वैक्सीनेशन इन सम कंट्रीज, बहुत कम कंट्रीज में कोलेरा की वैक्सीनेशन होती है। यूजुअल ट्रीटमेंट की बात करें तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें हम वक्त हम फौरन से हम फ्लूइड रिप्लेस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करते हैं ताकि पेशेंट के अंदर जो है वो बैक्टीरिया असर करना कम करें। इसके अलावा हम टेट्रासाइक्लिन और कॉन्ट्रीमेक्सोल एंटीबायोटिक जो है वो हम देते हैं, ठीक है। पर्टोसिस, जिसे हम वोपिंग कफ भी कहते हैं, वोपिंग कफ यानी पर्टोसिस, एन एक्यूट बैक्टीरियल चाइल्डहुड यूजुअली इन्फेक्शन, ठीक है। एक यानी कि ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है जिसमें क्या होता है, ये एक इन्फेक्शन है जिसमें बच्चों को पर्टोसिस हो जाता है। द इनिशियल कैचरल इन्फ्लेमेटरी, जिसे हम कहते हैं स्टेज, प्रोड्यूस मिल्ड सिम्टम रिजेंबलिंग द कॉमन कोल्ड। इसके अंदर होता है क्या है कि कॉमन कोल्ड यानी कि पेशेंट को सर्दी होती है। इसके अलावा ये इनिशियल कैचरल इन्फ्लेमेटरी यानी कि वो जगह सूज जाती है, जलन शुरू हो जाती है, ठीक है। द सेकेंड पैरोक्सिमेसल symptomatic stage is marked by uncontrolled coughing in attempt to expel the thick mucus in the trachea and bronchi। अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें, इनिशियल में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है, कॉमन कोल्ड होता है। सेकंड की बात करें तो अनस्टॉप यानी कि इतनी कफिंग हो जाती है कि वो कंट्रोल में ही नहीं आती। इसकी वजह से हमारा म्यूकस और ब्रोंकाई की जो वेल या म्यूकस है, जो वेन्स हैं, वो एक्सपेल यानी कि फैलना शुरू हो जाती हैं।
पैथोजन की बात करें तो बोर्डिटेला पर्टोसिस जो है वो पर्टोसिस की वजह बनता है। रिजर्वायर की बात करें तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी के अंदर ये पाया जाता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो एयरबोर्न यानी कि हवा के जरिए, एंड ड्रॉपलेट यानी कि कतरों के जरिए ये एक इंसान से दूसरे इंसान कफिंग के जरिए जाती है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो यूजुअली 7 से 10 दिन या ज्यादा से ज्यादा 21 दिन लगते हैं इसको अपना इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट करने में। इसके अलावा अगर हम कंट्रोल की बात करें तो वैक्सीनेशन ऑफ ऑल यंग चिल्ड्रन विद डीपीटी, डिप्टेरिया, टेटनस, पर्टोसिस। हम इसमें बच्चों को डीपीटी लगा लेते हैं। डीपीटी को वैक्सीनेशन ऑफ ऑल यंग चिल्ड्रन विद डीपीटी, हम डीपीटी लगा लेते हैं, यानी डिप्टेरिया, टेटनस, पर्टोसिस की वैक्सीन लगा लेते हैं, ठीक है। इसका कंट्रोल है। यूजुअल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें भी हम एरिथ्रोमाइसिन देते हैं और टेट्रासाइक्लिन देते हैं। अब हमारे पास जो डिजीज़ है वो है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी के तौर पर ज़्यादातर जाना जाता है। एन एक्यूट और क्रोनिक माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द पल्मोनरी ट्रैक्ट। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ये एक एक्यूट यानी कि तेज़ी से बोलें या एक क्रोनिक यानी पुराना बोलें, मायोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि पल्मोनरी ट्रैक्ट में होता है। अगर हम पैथोजन की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस जिस पैथोजन की वजह से तो उसका नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अगर हम रिजर्वायर की बात करें तो ये ज़्यादातर कैटल रियरली और ह्यूमंस यानी कि ज़्यादातर जानवरों में पाए जाते हैं या इंसानों में पाए जाते हैं। जानवर भी वो जो कैटल यानी कि पालने वाले जानवर, पालतू जानवर जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो एयरबोर्न कॉन्टैक्ट, एयरबोर्न ड्रॉपलेट, एयरबोर्न यानी कि हवा के ज़रिए, ड्रॉपलेट यानी कतरे के ज़रिए, जो नमी टाइप के जो कतरे होते हैं उनके ज़रिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि मेल मिलाप करना उसके ज़रिए, मिल्क एंड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड केटल, ठीक है। अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रॉ मिल्क लाते हैं, भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं, तो भैंस को अगर फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस हुई है तो उसकी दूध में भी होगी, तो वो दूध अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी होने के चांसेस होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 4 से 12 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कंट्रोल की बात करें तो हम बच्चों के अंदर बीसीजी यानी बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन लगाते हैं, ठीक है। अगर हम यूजुअल ट्रीटमेंट की बात करें तो अ कम्बिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स सच एस, हम इसमें मुख्तलिफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को मिला के देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एसोनाइज, INH, रिफम रिफम्पैसिन, इसके अलावा ट्रेप्टोमाइसिन, इथम्बुटोल और इसके अलावा पैराजिनामाइड, ठीक है, ये हम देते हैं। डर्मोटो ऐसा ये हमारे पास जो लास्ट है, ठीक है, लास्ट हमारे पास जो है वो है डर्माटोसाइकोसिस, ठीक है। ये क्या है? फंगल लीजन ऑन स्किन, ठीक है। ये फंगल इन्फेक्शन है जो हमारी स्किन के ऊपर होता है, स्काल्प के ऊपर होता है, ग्रोइन फूट एंड नेल के ऊपर होता है, ठीक है। हमारे कहाँ कहाँ पर होता है ये? स्काल्प हमारे हथेली पर होता है, हमारे पाँव पे होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव एरियाज़ में होता है, हमारे नाखूनों में होता है। अगर हम पैथोजन की बात करें तो वेरियस स्पीशीज़ ऑफ माइक्रोस्पोरम सही है। इसके अलावा एपिडर्मोटोन फिलामेंटस फंजाई, ये जो पैथोजन हैं ये काउज करते हैं डर्माटोसाइकोसिस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ट्रांसमिशन की बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंटेक्ट की वजह से ये फंगल स्पोर्स हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। अगर हम हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है, हम बैठ के खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 4 से 14 दिन का इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कंट्रोल की बात करें तो कीप सक्सेप्टेबल एरियाज क्लीन एंड ड्राई, सॉरी। कंट्रोल की बात करें तो जहाँ पर पेशेंट है उस एरिया को बिल्कुल क्लीन रखना है, खुश्क रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। यूजुअल ट्रीटमेंट की, अमूमन ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ मायोकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, ठीक है, ये चीज़ें हम देते हैं। किसको? पेशेंट को देते हैं स्टार्टिंग की ट्रीटमेंट के लिए। औरल ग्रेसिलोफिलामिन फॉर स्काल्प एंड नेल इन्फेक्शन, ठीक है, हम औरल के लिए भी देते हैं, स्काल्प और नेल यानी कि जो हमारे नाखून हैं या स्काल्प यानी सर की जिल्द है उसके ऊपर जो है, उसके लिए भी हम कोई ना कोई चीज़ हम उसको पेशेंट को देते रहते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस टॉपिक के हवाले से या किसी भी हवाले से कुछ क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।